तो चार्ज इन मोशन होगा तब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। तो ये चार्ज इन मोशन किसी भी तरह का हो सकता है, या तो एक वायर में हो या फिर एक एटम में भी हो सकता है। मान लो एक वायर है ऐसे और इसमें चार्ज इन मोशन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन में हम लोग ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा तो ये मोशन में आया तो ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और सिमिलरली एक मान लो ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये भी प्रोड्यूस कर सकता है और एक वायर में इलेक्ट्रॉन चल रहा वो भी प्रोड्यूस कर सकता है। चार्ज कहीं भी मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसी का यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स यूनिट्स। मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। करंट मतलब कि इलेक्ट्रिक समझ लीजिए चार्ज, और करंट मतलब हो गया मोशन, which can be macroscopic currents in wires or microscopic currents associated with electrons in atomic orbits। तो माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े स्केल पे हो गया और माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे स्केल पे। किसी भी स्केल पे चार्ज अपने मोशन में हो तब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसको हम लोग मेजर करते हैं टेस्ला से। और इसी टेस्ला को जब अगर हम लोग इसमें लिखें ऐसा यूनिट में तो न्यूटन सेकंड और कूलम मीटर यूज करते हैं। और टेस्ला का ये सीजीएस यूनिट हो जाता है गॉस। टेस्ला का सिंबल हो जाता है आपका टी। 1 T इज 10⁻³ गॉस। तो ये 1 टेस्ला जो है ये बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, बहुत ही बड़ा। जैसे 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है वैसे ही 1 टेस्ला इज, हाँ 10⁻⁴ हो जाएगा। 3। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के मोशन के कारण होता है और इसका यूनिट ये सब हो गया। टेस्ला ही मोस्ट कॉमन होता है या फिर गॉस होगा। और ये वाला तो आप इक्वेट कीजिएगा तब आएगा, उसके बाद इसी को हम लोग टेस्ला के इक्वल लिख देंगे। उसके बाद है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन बनाए थे हम लोग वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी लाइन बनाना है। अब ये तो लाइन बनाना आसान है, जैसे वहां बनाते थे वैसे ही यहाँ बनाएंगे, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है इसका डायरेक्शन। जैसे उस केस में हम लोग बनाते थे जब, तो एक प्लस चार्ज मान लो था और एक माइनस चार्ज था। तो प्लस से ओरिजिनेट कराना था और माइनस पे टर्मिनेट करना था। तो ये प्लस से माइनस की तरफ गया, ऐसे ऐसे निकलेगा और ये ऐसे ऐसे कुछ इसमें चला जाएगा, ऐसे डायरेक्टली कर देते हैं। ये निकला बाहर की तरफ और ये ऐसे ऐसे, ये टर्मिनेट कराना है ना। ये अंदर की तरफ जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव में हम लोग देखते थे कि पॉजिटिव से निकालना है, और यहाँ पे क्या देखना है कि हम लोग को नॉर्थ से निकालना है और साउथ पे टर्मिनेट करा देना है। तो कहीं भी आपको नॉर्थ पोल दिख जाए तो वहां से लाइंस को निकालिए और साउथ पोल पे एंड करा दीजिए। अब इस केस में देखिए यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट बनाते थे, तो इसी पॉइंट पे हम लोग ओरिजिनेट या फिर टर्मिनेट कराते थे। लेकिन इसमें मैग्नेट के केस में क्या होता है, बार मैग्नेट के केस में, कि ये वाला इसमें थोड़ा अंदर पॉइंट रखा जाता है। ये वाला ये इंड पे ना टर्मिनेट करा के थोड़ा सा अंदर टर्मिनेट कराते हैं। जैसे ये लाइन जो है आपका ओरिजिन मान लो सबको अगर इंटरसेक्ट कराएं तो कोई इस अंदर के पॉइंट पे यहाँ पे मैच होगा और ये वाला यहाँ पे मैच होगा। तो ये हो जाता है इसका पोल। और सिमिलरली अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ में देखिए यहाँ साउथ है और यहाँ नॉर्थ है, तो एरो हम किधर से निकालें, नीचे से निकालें कि ऊपर से निकालें? नीचे से। सर नॉर्थ से निकालेंगे और साउथ पे टर्मिनेट नॉर्थ से कराएंगे। निकालेंगे। नीचे से निकालेंगे।
क्योंकि नॉर्थ पोल नीचे है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ नीचे लिखा हुआ है, साउथ ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में तो हम लोग नॉर्थ ऊपर बोलते हैं, साउथ नीचे बोलते हैं। तो वो दोनों ही डिफरेंट होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ। यहाँ एक डिफाइन कर देते हैं। ये जो मैग्नेट का पोल नीचे है ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये ज्योग्राफी में अगर पढ़ेंगे तो ज्योग्राफिक साउथ है नीचे, तो इसको हम लोग ज्योग्राफिक साउथ बोलेंगे। तो ये है आपका जियोग्राफिक नॉर्थ। और नीचे वाला हो गया जियोग्राफिक साउथ। जियोग्राफिक साउथ। और ये वाला मैग्नेटिक नॉर्थ और ये वाला मैग्नेटिक साउथ। ये मैग्नेटिक ऊपर ही साउथ होगा। मैग्नेटिक साउथ एंड दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, ये ज्योग्राफिक साउथ, दोनों सेम पॉइंट है। सेम पॉइंट कहने का मतलब कि एक ही जगह नहीं है, सेम साइड में होता है। पॉइंट इन दोनों का अलग होता है। जहाँ पे ये साउथ पोल है वहाँ पे आपका ये वाला ये मैग्नेटिक पोल और साउथ पोल, ज्योग्राफिक पोल कोइंसाइड नहीं करता है, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होते हैं, लेकिन साइड दोनों का सेम होता है। इसके बाद किसी भी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किस डायरेक्शन में होगा वो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कर्ल से। ये मान लो ऊपर की तरफ इसमें करंट जा रहा है आई। आई मतलब कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है ऊपर, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर प्रोटॉन जा रहा है। तो जिस भी डायरेक्शन में फ्लो होता है करंट का, उस डायरेक्शन में आप अपने थंब को रखिए, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर आएगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा और वो लूप बना लेता है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब एक वायर का आप समझ गए तो आप इसके बाद सब कुछ का समझ सकते हैं। इसी वायर को आप एक बार घुमा दें तो सर्कल बन जाएगा। उसी सर्कल को यहाँ लूप लिखा हुआ है। तो इस लूप में करंट बताने के लिए मान लो हम लोग ऐसे बनाते हैं लूप को, ये ऐसे बनाए और इसमें करंट दे दिए ऊपर से ऐसे, तो इसमें ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे निकल जाएगा फिर वापस। तो इस केस में आप थंब को रखिएगा राइट साइड, तो आपका फिंगर ऐसे आएगा कुछ, तो इसमें यहाँ पे जाएगा अंदर की तरफ और यहाँ आएगा बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ क्रॉस दिखाते हैं, एक मिनट, डॉट एंड क्रॉस पहले बता देते हैं। वेक्टर आप लोग पढ़े पहले यहाँ पे अभी किसी नो सब्जेक्ट में? नो सर। ठीक है। नो सर। देखिए स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी होता है। स्केलर होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। और भी डायरेक्शन दोनों। प्रॉपर्टी है लेकिन अभी बस यही दोनों प्रॉपर्टी देखिए, स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर है तो इसके पास सिर्फ है मैग्नीट्यूड, और इसके पास है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। प्लस डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल बताइए। जैसे कोई भी लेंथ हो आपका, डिस्टेंस लेंथ जब मेजर करते हैं या फिर डिस्टेंस, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट। लोग बोलते हैं कि ये 10 मीटर है, या फिर डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर हो जाएगा। सर 100 डिस्प्लेसमेंट। किलोमीटर है। क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जब बताते हैं तब उसमें हम लोग डायरेक्शन भी बताते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ इस डायरेक्शन में। तो जब डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गया जैसे 10.5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये जो नॉर्थ बताएं ये वाला हो गया आपका मैग्नीट्यूड कितना है, और ये हो गया आपका डायरेक्शन। तो जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाए वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी।
स्केलर में और आपका ये शब्द दे सकते हैं मास, जैसे 5 kg, तो 5 kg किसी डायरेक्शन में नहीं स्पीड होता है, भी बस हो 5 जाएगा kg होता है। और क्या हो स्पीड जाएगा? भी हो जाएगा सर। हाँ, स्पीड भी हो जाएगा, जैसे 5 किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं। और ये वाला यही चीज यहाँ पे लिखें, अगर वेलोसिटी लिखें तब दूसरा हो जाएगा। 5 किलोमीटर पर आवर किसी डायरेक्शन में जा रहा हो, मान लो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इस चीज को हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी हो गया वेक्टर और स्पीड हो गया स्केलर। ये है स्पीड और ये है वेलोसिटी। तो हाँ, सब कुछ अब हो गया। सर किसी का फोर्सेस और माइक प्रेशर ऑन है सब। क्या? हाँ, 1 मिनट हम नोट कर देते हैं। तो ये हो गया स्केलर और वेक्टर। अब यहाँ पे इसी स्केलर और वेक्टर को डायरेक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं डॉट और क्रॉस से। कोई वेक्टर आउटवर्ड आ रहा हो तो उसको हम लोग ऐसे डॉट दिखाते हैं। म्यूट हो जाओ। और कोई वेक्टर अंदर जा रहा हो तो उसको हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं ऐसे। मतलब कि ये हो गया आपका आउटवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया इनवर्ट। तो ये बस दिखाने का सिंबल है, या तो आप आउटवर्ड लिख दीजिए या फिर ऐसे डॉट लगा दीजिए। तो किसी पेन को जब रखते हैं कॉपी पे तो वो बाहर की तरफ डॉट जैसा दिखता है, इसलिए डॉट लगा दिए, और जो बच गया उसको क्रॉस लगा दिए। तो मान लो ये ऐसे हम लोग फील्ड बनाए हैं, तो आप इसमें इस वायर को जब पकड़ेंगे राइट हैंड से, ये वाला याद रखिएगा कि ये वाला है राइट हैंड आपका, लेफ्ट से लगाइएगा तो गलत आ जाएगा। दिस मस्ट बी राइट हैंड। तो इस पे थंब को आप डायरेक्ट कीजिए करंट के डायरेक्शन में, तब आपका फिंगर किस डायरेक्शन में आता है बताइए। थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये ऐसा लूप है, और मान लो हम लोग करंट ऐसे डाले हैं, तो इस पे जब थंब इधर रखेंगे तो फिंगर आपका बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि आउटवर्ड आ रहा है फिंगर, है ना। और अंदर एक जब यहाँ डिसाइड हो गया तो लूप बनाना है, तो यहाँ जाएगा तो अंदर जाएगा, यानी यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया डॉट और क्रॉस कैसे हुआ। इस फिंगर को हम लोग सर एक बार घुमाए रिपीट हैं कर दीजिए, एक बार रिपीट कर। ये वाला जो राइट हैंड है ना, इस यस थंब को सर। हम लोग राइट साइड के डायरेक्शन में रखे हैं। इस डायरेक्शन में रखना है थंब। और ये राइट हैंड का, राइट हैंड थंब, राइट हैंड का थंब जब इस डायरेक्शन में आप पकड़ के इसको वायर को पकड़ेंगे, तब उंगली जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उंगली यहाँ से ऊपर आएगा, तो ऊपर आने वाला हम लोग अभी अभी बताएं कि डॉट से आउटवर्ड बताते हैं, तो डॉट यहाँ लगा दिए। अब जब एक डॉट यहाँ लगा दिए तो ये लूप बनाने वाला है, तो ये ऊपर आके फिर अंदर घुसेगा यहाँ पे, तो घुसने वाला क्रॉस बना दिए हैं। तो ये वाला हो गया यहाँ का फील्ड, ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, यानी बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ उंगली पे अंगूठा को नीचे करेंगे तब किस डायरेक्शन में आएगा उंगली, अंगूठा को नीचे रखेंगे तो फिंगर अंदर की तरफ आएगा, तो अंदर की तरफ वाला ऐसे क्रॉस दिखाते हैं। और फिर अंदर की तरफ लूप बनाना है तो बाहर की तरफ ऐसे निकलेगा, तो यहाँ डॉट हो गया। फिर सिमिलरली यहाँ अंगूठा रखेंगे तो तो यहाँ लेफ्ट पे की थंब तरफ अंगूठा ऊपर जाएगा, जाता या नीचे आता? यहाँ अंगूठा नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा थंब।
और यहाँ पे ऐसे है डायरेक्शन करंट का, तो ऐसे डायरेक्शन हम लोग थंब का रखेंगे। तो ऐसे ये थंब का डायरेक्शन रखेंगे तो फिंगर इनवर्ड आएगा फिर से, तो ये हो गया इनवर्ड ऐसे। और एक बार इनवर्ड कर दिए तो फिर लूप बनाना है तो बाहर की तरफ आउटवर्ड हो जाएगा। तो ये आपका हर एक पॉइंट पे आप अगर देखें, यहाँ वाले पॉइंट पे देखें, यहाँ वाले पॉइंट पे देखें, यहाँ देखें, हर जगह देखेंगे तो सब जगह ऐसा ही आता है। तो नेट फील्ड जो होगा उन सब का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए करंट ऐसे जा रहा है और इसमें ऐसे ऐसे लूप बना के बाहर निकल रहा है, तो इसमें भी थंब रखा हुआ है, तो ये डायरेक्शन ऐसे ऐसे बना हुआ है लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हुआ। तो एक ऐसा लूप ये बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। तो बस आप ये वाला समझ गए, अगर करंट वायर में कैसे चलता है तो आप इसी को लूप बना दीजिए तो लूप में समझ जाएंगे। फिर लूप बना दिए तो इसी लूप को बार बार रिपीट कर दीजिए, एक लूप के ऊपर दूसरा लूप रख दीजिए, फिर तीसरा लूप रख दीजिए, और सब में डायरेक्शन सेम हो। जैसे इसमें ऐसा क्लॉकवाइज जा रहा है तो सेकंड लूप में भी क्लॉकवाइज ही जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा सोलेनॉइड, उसको बोल देंगे। तो सोलेनॉइड में भी वैसा ही होगा, मतलब कि राइट हैंड रूल से ही हम लोग बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। उसके बाद ही ये है बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में करंट कोई भी नहीं चलता है, तो इसमें डायरेक्शन हम लोग डायरेक्ट वो बताएंगे कि नॉर्थ पोल जहाँ पे है वहां से करंट को निकालना है और साउथ पोल पे करंट को इंटर कराना है। और ये वाला अर्थ है, तो अर्थ पे बताइए हम लोग किधर से इंटर कराएं और किधर से निकालें। मान लो ये वाला है, जैसे अर्थ हम लोग का जनरली होता है ज्योग्राफिक, साउथ ये नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है, तो बताइए। ऊपर से आएगा। नीचे से। सर नीचे से सबसे ना, पहले नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ हाँ से ना देखिए, नीचे से। सबसे पहले इसको नॉर्थ हम से लोग साउथ। डिसाइड कर दिए कि ये है नॉर्थ और ये है साउथ, तो इसको हम लोग ज्योग्राफिक साउथ लिख देते हैं और ऊपर वाले को ज्योग्राफिक नॉर्थ लिख देते हैं। ये वाला है आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो अब जब ज्योग्राफिक नॉर्थ ऊपर हो गया तो ऊपर साउथ होगा, यानी जो हमारा बार मैग्नेट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर बनेगा साउथ और नीचे बनेगा नॉर्थ, ऐसे। अब जब नीचे नॉर्थ बन गया तो नीचे से ऐसे ऐसे निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन हो गया ऐसा, और ऊपर इंटर करा देना। और दोनों का इंटरसेक्शन का पॉइंट अलग अलग है, ये देखिए जो नॉर्थ साउथ है वो ऐसे है इसका डायरेक्शन मतलब, और जो एक्सिस है अर्थ का खुद का वो कुछ इससे टिल्टेड है, यहाँ पे कुछ दोनों के बीच में एंगल बना हुआ है, तो जो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में दोनों का पॉइंट अलग अलग होता है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सोर्स क्या है, इसमें सोर्स है करंट, इसमें है इलेक्ट्रॉनिक इसका कन्फिग्रेशन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन एटम्स वाला है उसके कारण आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अर्थ के कोर में चलता रहता है वो लावा है ना, तो लावा जब चलेगा तो लावा में भी तो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और वो सब मूव कर रहा है, तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो ये वाला फील्ड है। तो अर्थ के अंदर जो लावा मूव कर रहा है वो अचानक सॉलिड बन जाए या ठंडा हो जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा, तो सोर्स हो गया या फिर डायरेक्शन भी हो गया। सर फिर से बताइए ना, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है या साउथ टू नॉर्थ होता है? हाँ, नॉर्थ टू साउथ। अंदर अगर हम लोग देखेंगे तब साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, ये अंदर आया फील्ड और अंदर में जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये अंदर भी फील्ड कंटिन्यू होगा। तो कोई बार मैग्नेट के अंदर पूछे तब साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, लेकिन कोई बाहर पूछे तब बाहर नॉर्थ से साउथ हो जाएगा। ठीक है, सोलेनॉइड के केस में भी अर्थ बोलिए में फिर भी से। है। हाँ, अर्थ में भी वैसा ही होगा, अंदर ऐसे जाएगा। अर्थ में लेकिन यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होता है, अर्थ का ये जो बाहर का एक्सटर्नल फील्ड हो गया, और अंदर क्योंकि करंट के कारण आ रहा है फील्ड, तो वो बार मैग्नेट की तरह नहीं बिहेव करता है, अंदर जाके इरेगुलर हो जाएगा। कहीं कोई पॉइंट में आपको मिलेगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, कहीं का डायरेक्शन कुछ और ही है, तो ये बस आउटर में ऐसा होता है।
अब मैग्नेटिक फील्ड जानने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से जो पास करता है उसी को उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस is the surface integral of the normal component of magnetic field B over that surface. It is usually denoted by phi और phi B. phi आप लोग यूजुअली डिनोट करते हैं फ्लक्स के लिए, और phi E लिखा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, और phi B लिखा हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। phi B ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का वही लेना है कि एरिया से उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इक्वेशन डाले हुए वो देख लीजिएगा, ई डॉट डी एस जैसा ही है। और इसका ऐसा यूनिट हो जाता है वेबर, और वेबर को ही वोल्ट सेकेंड भी बोलते हैं, और सीजीएस यूनिट है उसका मैक्सवेल। ये जनरली हम लोग यही यूज करेंगे, डब्ल्यू बी ही सब जगह यूज होगा। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटिटी जो हम लोग बी वेक्टर लिख रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। पहले तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन किए मैग्नेटिक फील्ड से, अब इसी फ्लक्स को फिर से एक बार डेंसिटी कर देते हैं तो फिर वो एक स्टेप पीछे चला जाता है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बोलिए या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलिए, दोनों सेम चीज है। और नहीं होगा क्या मैग्नेटिक फील्ड्स का जो होता है ऐसा यूनिट टेस्ला, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हाँ का भी ऐसा यूनिट टेस्ला ही होगा। हाँ टेस्ला ही होगा, सेम चीज है दोनों। अब ये जो टेस्ला लिखे हैं हम लोग, इसको हम लोग इस फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्म में अगर लिखें तो वेबर लिखते हैं और फिर से पर मीटर स्क्वायर कर देते हैं। जैसे वेबर में यूज किए हम लोग एरिया, और फिर से एरिया को फिर एरिया से ही डिवाइड कर दें तो फिर वापस से आ जाएगा वही चीज टेस्ला। तो इसलिए वेबर्स पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, और वेबर बीइंग यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है, इसका कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो ये है लिखा हुआ। एक मिनट, फिगर थोड़ा नीचे कर दे। If the magnetic field is constant over a area vector, the magnetic flux passing through the area vector S is given by phi B is equal to B dot ds। देखिए ये वाला जो बोल्ड में कहीं बुक में लिखा हो ना, तो बोल्ड लिखने का मतलब होता है वेक्टर। बहुत सारे बुक में वेक्टर साइन ना देके किसी भी क्वांटिटी को लेटर को बोल्ड कर देता है, तो बोल्ड किया हुआ इसका मतलब है कि है वो वेक्टर है। तो इस वेक्टर को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं बी वेक्टर और एस वेक्टर, और ये जो बीच में डॉट दिया हुआ है ये डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। और ये हो गया आपका फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, और बी एस कॉस थीटा। तो ए डॉट बी कहीं होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। एक मिनट, एक और स्लाइड ऐड कर देते हैं डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट बताने के लिए। देखिए किसी भी दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो दो तरह से हो सकता है। दो क्वांटिटी कहने का मतलब कि दो फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर है। जैसे कोई वेक्टर है ए, वेक्टर होता है तो उसको ऐसे एरो देते हैं, और दूसरा वेक्टर है बी। तो इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो दो तरह से प्रोडक्ट ले सकते हैं। पहला ले सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा ले सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं इसको ए डॉट बी, और जब क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है तो ए और इसको लिखते हैं क्रॉस बी। तो ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसको हमेशा क्रॉस ही पढ़िएगा, ये ए मल्टीप्लाइड बाई बी नहीं, ए क्रॉस बी है। तो ए डॉट बी जो है इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है ए बी कॉस थीटा।
ए बी कॉस थीटा। तो सिर्फ ए लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर का साइन दिया हुआ है ऊपर एरो, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी है और इसका कुछ डायरेक्शन भी है। और इसका जब फाइनल रिजल्ट लिखा जाता है तो इसके लिखते हैं ए बी साइन थीटा, और इसमें एक डायरेक्शन भी होता है, वो मान लो हम लोग एन कैप लिख दिए। ये हो गया आपका डायरेक्शन, और एन कैप हो गया। एन कैप भी एक कैप भी डायरेक्शन ही है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको। तो ये दोनों आपका प्रोडक्ट लेने का तरीका हो गया, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसके जो फाइनल रिजल्ट में आता है क्वांटिटी वो एक स्केलर होता है। स्केलर मतलब कि सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया। और इस केस में जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें एक डायरेक्शन भी होता है एन कैप वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट कहने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग एलएचएस में वेक्टर रखे हैं, वेक्टर तो एलएचएस में दोनों में ही है, लेकिन आरएचएस में जो आता है उस केस में स्केलर आया तो स्केलर प्रोडक्ट हो गया, और वेक्टर आया तो वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे बताइए आप, फाई बी जो लिखे हैं हम लोग, बी डॉट डी एस लिखा हुआ है, तो ये फाई बी स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? स्केलर सबसे होगा। पहली बात तो ये बी स्केलर खुद होगा। में वेक्टर है, और एस जो है ये भी खुद में वेक्टर है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिए हैं, तो ये फाइनल रिजल्ट आया है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो ये हो गया आपका स्केलर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स का लिख देते हैं, फाई बी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये सारा यहाँ पे डिनोशन दिया हुआ है कि कौन क्या है। बी है मैग्नेटिक फील्ड, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हैविंग यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये ऊपर है स्क्वायर, या फिर उसी को टेस्ला बोले। और एस है सरफेस एरिया वेक्टर, एरिया ऑफ द सरफेस, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। और थीटा है दोनों के बीच का एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू एस। परपेंडिकुलर टू एस कहने का मतलब हुआ कि ये जो आपका सरफेस है, थोड़ा टिल्टेड बनाते हैं, ये कोई भी सरफेस है, इस पे आप परपेंडिकुलर जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है डायरेक्शन। तो यही वाला जो है आपका, ये जो फाइनल आया इसी को हम लोग एस वेक्टर बोलते हैं। एस वेक्टर, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इसके लेंथ इनटू ब्रेथ हो, लेंथ है इसका ब्रेथ है, तो एस को लिखेंगे एस इज इक्वल टू एल बी। एल बी हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हो गया एन कैप, मान लो इस डायरेक्शन में एक एन कैप लिख दिए, तो ये हो गया एन कैप। तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है इसका डायरेक्शन तो है एन कैप, लेकिन ये होगा क्या, वो हम लोग फिर से राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं। बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। मान लो हमारा ये है फिंगर, ये हमारा राइट हैंड। तो कोई भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो, जैसे ए क्रॉस बी करना है, तो सबसे पहले हम लोग अपने फिंगर को ओरिएंट करते हैं पहले वेक्टर के डायरेक्शन में। जैसे मान लो इधर है ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर के डायरेक्शन में हम लोग अपना फिंगर रखेंगे राइट हैंड का। फिर दूसरा जो वेक्टर है उस डायरेक्शन में हम लोग फिंगर को कर्ल कराते हैं। जैसे मान लो बी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो हम लोग फिंगर को इधर से इधर घुमाएंगे।
ये मान लो ऐसे ऐसे घूम गया हमारा फिंगर। ये पहले था ए वेक्टर इधर था और बी वेक्टर इधर था, तो इस डायरेक्शन में हम लोग फिंगर को कर्ल करा दिए। तो जब कर्ल कराएंगे तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन आपका देगा ए क्रॉस बी, यानी इसको सी बोल सकते हैं। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो थंब के डायरेक्शन में आएगा। तो कोई भी डायरेक्शन बताना हो एन कैप का, तो सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर के डायरेक्शन में अपना फिंगर रखेंगे और दूसरे वेक्टर की तरफ उंगली को बंद करेंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड इससे पता चल जाएगा, ए बी साइन थीटा लिख देना है। तो एक एक क्वेश्चन देते हैं, बताइए आप लोग, इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा? मान लो ये वेक्टर है ए और ये है वेक्टर बी, दोनों ही एक प्लेन में है, मतलब कि एक्स वाई प्लेन में। ए क्रॉस बी अभी बताइए आप लोग। ये इस पेपर पे अगर रखा हुआ है तो ए क्रॉस बी कितना होगा? सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बी साइन थीटा, दोनों के बीच का डायरेक्शन मान लो अगर थीटा है, ए बी साइन थीटा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे हम लोग डॉट लिखें या फिर क्रॉस लिखें? देखिए सबसे पहले फिंगर को रखिए इस साइड, राइट हैंड के फिंगर को ए के अलोंग रखेंगे और फिर आउटवर्ड बी की होगा तरफ सर। कर्ल करेंगे। तो बी की तरफ कर्ल कराएंगे तो आउटवर्ड आ जाएगा आपका थंब का डायरेक्शन। दिस इज डायरेक्शन ऑफ थंब। सर फिर से बताइए, नहीं समझ। एक और बताते हैं। मान लो कि वेक्टर है ऐसे है ए, पहले यही समझ लीजिए, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी बताना हो, ए क्रॉस बी, उसका डायरेक्शन जब बताएंगे तो वो आउटवर्ड आएगा, क्योंकि हम लोग थंब को सबसे पहले तो फिंगर को करेंगे उस डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में, और फिर उंगली को टर्न कराएंगे बी के डायरेक्शन में, जिससे क्रॉस लेना है। जैसे यहाँ कर रहे थे, ए से बी की तरफ घुमा रहे थे, तो जिस डायरेक्शन में थंब आया वही आपका ए क्रॉस बी हो गया। तो उंगली को आप इधर जब घुमाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ थंब आएगा पेपर के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाला हम लोग दिखा रहे हैं डॉट से, तो डॉट हो गया डायरेक्शन ऑफ थंब और यही है आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ठीक है, ये मान लो वेक्टर बी है और ये है वेक्टर ए। अब यहाँ पे बताइए डायरेक्शन ऑफ थंब क्या आएगा ए क्रॉस बी करने पे? डॉट का आएगा सर। डॉट। क्या आएगा? इनवर्ड आउटवर्ड में बताइए। इनवर्ड आएगा, आउटवर्ड। इनवर्ड आएगा। हाँ इनवर्ड आएगा, ए क्रॉस बी करना है ना, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले तो आप फिंगर को रखिए ए के डायरेक्शन में और फिर ए को घुमाना है, फिंगर को घुमाना है बी की तरफ। तो मान लो आप अपना थंब को अपने फेस के तरफ करके फिंगर रखते हैं तो फिंगर घूम ही नहीं पाएगा बी की तरफ, इसलिए आपको फेस के अपोजिट रखना पड़ेगा थंब को। तो जब अपोजिट रखेंगे तो घूम जाएगा, तब अपोजिट रखेंगे तो अंदर की तरफ आएगा थंब का डायरेक्शन। तो ये हो गया क्रॉस, तो ए क्रॉस बी आएगा आपका इन अंदर की तरफ, तो ये हो गया बी। तो ये इसके लिए था और ये वाला इसके लिए था। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन भी आप लोग समझ गए कि किस डायरेक्शन में आएगा। इसके बाद जब ये समझ गए तब पढ़ते हैं, ये तो फोर्स का क्वेश्चन था ना, एक फ्लक्स का देते हैं पहले। मान लो कि कोई भी एरिया ए है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पास कराए हैं ऐसे,
कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड दिया रहता है तो ये हम लोग 3 लाइन बनाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है। और इसका कुछ इंटेंसिटी दिया है, मान लो 0.5 टेस्ला लिखा हुआ है, और ये एरिया आपको दिया है 5 मीटर, और ये दिया है 10 मीटर, और ये एंगल मान लो दे दिया 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप फ्लक्स बताइए कि कितना होगा। सबसे पहले तो फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, बी डॉट डी एस वाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब इज इक्वल टू लिखते हैं, बी वेक्टर का वैल्यू 0.5 और फिर डॉट लिखेंगे और एक्स, अच्छा पहले तो हम लोग उसको लिख ही देते हैं डायरेक्ट, बी डॉट एस को बी एस कॉस थीटा लिख देते हैं, बी एस कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, बी का वैल्यू होगा 0.5 और एस का कितना वैल्यू हो जाएगा 50 बताइए। 50 और फिर 50, y को करेंगे तो 25 उसका एरिया ले लेना है और फिर इसका कॉस लेना है दोनों के बीच का, तो कॉस 60 हो जाएगा। 1/2 1/2 तो ये हो गया 50 इंटू 5, 25/2 हो गया 12.5 25/2 इक्वल टू 12.5। अब इसका यूनिट लिखना है तो वेबर लिख देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। अब ये जो अब फ्लक्स निकल गया, तब अब हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स कितना लगता है किसी चार्ज पार्टिकल पे किसी मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, वो पढ़ने से पहले बताइए कि ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास है वेलोसिटी ऐसे, v वेलोसिटी से ये आगे की तरफ जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज है। तो ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन क्या होगा, कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऐसे ऐसे चारों तरफ अपनी निकाल देगा, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इसके लूप में बनेगा, जैसे हम लोग अभी थंब वाला पढ़े थे ना, यहाँ पे करंट वाला। ये जो करंट में चार्ज जा रहा है, तो ये करंट जाए या फिर सिंगल चार्ज जाए तो वैसा ही फील्ड बनेगा। तो एक चार्ज भी जा रहा हो तो वो अपने अराउंड ऐसा ऐसा फील्ड बनाते हुए जाएगा। तो चार्ज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये फील्ड भी ऊपर चलता जाएगा, और बहुत सारा चार्ज है तो कांस्टेंट फील्ड हमेशा ही रहेगा। तो ये एक चार्ज जा रहा है तो इसके अराउंड भी फील्ड बनेगा ऐसा। अब इसका डायरेक्शन बताइए, ये लूप तो बनेगा, डायरेक्शन बताइए, ऊपर क्रॉस दे कि डॉट दें। ऊपर में क्रॉस नीचे में डॉट फिर से सोच के बताइए। ऊपर डॉट नीचे क्रॉस। हाँ, जब थंब को इस डायरेक्शन में रखेंगे तो फिंगर ऊपर से ऐसे आएगा, तो ऊपर हो जाएगा डॉट। फिंगर उधर से निकल के आ रहा है ना, और अंदर से ऐसे जा रहा है। हाँ, डॉट आउटवर्ड हुआ और क्रॉस हुआ इनवर्ड। तो इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, ये बन गया आपका ऐसे। और वही इलेक्ट्रॉन जा रहा हो तब कैसे बनाएंगे, मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका फील्ड कैसा बनेगा। सबसे पहली बात तो सर्कुलर ही बनेगा, लेकिन डायरेक्शन बताइए, ऊपर क्रॉस कि नीचे डॉट। ऊपर क्रॉस नीचे डॉट। हाँ, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तब उसमें बस अपोजिट कर देना है उसके साइन को। जो हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगा रहे थे, सब कुछ पॉजिटिव चार्ज के लिए लगा रहे थे। अब जब नेगेटिव हो जाए तो सब कुछ रूल वही लगाइए, लास्ट में जाके डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। तो ये फील्ड बनेगा ऐसे, और ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर बन गया क्रॉस और नीचे बन गया डॉट। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये भी है मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी कारण से मान लो किसी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही गिवन हो, तब उसमें चार्ज को हम लोग फेंकते हैं, तब देखते हैं कि उसको
एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं एक चार्ज पे। और स्लाइड ऐड करते हैं।